हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएस क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ आप सभी बच्चों के लिए ज्योग्राफी का पेपर आपका कैसे आने वाला है उसकी नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ विद पैटर्न और कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ कैसे आप इस पेपर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। इसका कोड आपका 316 है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका एक सेक्शन ए रहेगा, उसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो आपको सारे करने हैं। और उसके बाद आपका सेक्शन बी रहेगा, जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका ऑप्शन रहता है, उनमें से आप किन्हीं 4 को कर सकते हैं। 8 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद इसमें 12 पेजेस हैं। मैं चैनल के होस्ट हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड ज्योग्राफी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की आपकी जो है क्लासेस आने वाली हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करना ना भूलें। चलिए, तो आपका जो पहला पन्ना रहेगा, मतलब पहला पेज जब आपका रहेगा, जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम इस पूरे ज्योग्राफी को पेपर को करने के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के अलावा याद रखिए, कोई भी चीज़, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप अपने क्वेश्चन पेपर पर मत लिखिएगा, क्योंकि एनआईएस वाले उसको एज अ चीटिंग मानते हैं, तो वो आप मत लिखिएगा। साथ साथ आपको कोड दिया जाता है यहाँ पर। इस कोड को आपको आपकी आंसर शीट पर लिखना होता है, और साथ में आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी तक रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए है। इसके बाद आपका आ जाएगा डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर आपको डेट और डे लिखना है जिस भी डेट को आपका पेपर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोनों आपके जो भी टीचर्स रहेंगे उनके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ये आपको। इन इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली यही है कि आपको जो पेपर दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है। उसमें देख लेना है टोटल पेजेस अगर आपके ठीक हैं नहीं है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको पूरे दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, कुछ प्रिंट में दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से वेरीफाई करना है जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए। इसके अलावा आपको रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसको, जैसे कि अगर कोई इंग्लिश का बच्चा है, वो अगर हिंदी में देना चाहता है, हिंदी मीडियम में अपना ये पेपर देना चाहता है, वो दे सकता है। बट आपको आंसर शीट पे आपके लिख के बताना होगा कि मैं ये अपना पेपर हिंदी में दे रही हूँ, और आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर आप, मतलब आपके मार्क्स कट हों तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, यही सामान्य अनुदेश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं, सेम एज इट इज़ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे मेन पेपर की ओर। मेन क्वेश्चन आंसर्स जो आपके आने वाले हैं, ये है आपका। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 हैं, और बाकी आपके जो रहते हैं वो इसमें प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल के नंबर लगते हैं। ठीक है, ये कुछ नोट दिए हुए हैं, इनको हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं। इसमें आपके 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से चेक करने हैं। सारे क्वेश्चन करने आपके लिए कंपलसरी हैं, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं उस क्वेश्चन के आगे लिखे हुए होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट जो है 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं करने होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आने वाले हैं, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। नीचे आपके लिए कुछ ये दिया हुआ है क्या, कि आपको 21 से लेकर 24 क्वेश्चन तक मिलती है चॉइस। ठीक है, तो ये सेक्शन बी और सी मिलने वाला है, जिसमें कि आपको चॉइस मिलेगी, वो हर एक पेपर में आपको मिलती है। तो इसके लिए आपको कोई भी एक ही करना है, दोनों आपको नहीं करने हैं। सेक्शन बी आपने अगर कर लिया तो आपका पेपर वहाँ पे एंड हो जाएगा, आपको सेक्शन सी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यही चीज़ आपको हिंदी में बता दी गई है। और उसके बाद चलिए, तो आपकी ये रही क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए, जो कि कंपलसरी है आपको करना। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपकी इसकी क्लास आ जाएगी
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ओवरऑल मैं आपको बता दूंगी, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी जो है हम कह सकते हैं पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। और इसके अलावा अपनी बुक्स वगैरह से भी तैयारी कीजिए तो आपके बेटर मार्क्स आने की पूरी गारंटी हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या आएगा। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चैप्टर्स में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो चैप्टर्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं किन चैप्टर्स में से आएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये इस साल का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का है और आप इससे तैयारी कीजिए अपनी, आपको ये पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पेपर जो है आता है और कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ये 2021 का है, ठीक है। तो इसी से आपसे तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन फर्स्ट किया गया है 1 नंबर का, नेम द मेन गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम शेयर इन दी एटमोसफेयर, यानी उस मुख्य गैस का नाम लिखना है जिसका वायुमंडल में सर्वाधिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कौन सी गैस देती है, वो देती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन आप हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चे भी नाइट्रोजन ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन किया गया है, वो भी 1 नंबर का है, अगर आप ये कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। डिफाइन द टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमें बताना है और हिंदी में अगर हम कहें तो सापेक्ष आर्द्रता को हमें परिभाषित करना है। तो हम अगर इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, मेजर ऑफ द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि जैसे हम एक निश्चित तापक्रम पर जो कि निश्चित आयतन वाली हवा होती है ना, उसी की आर्द्रता सामर्थ्य वाली, मतलब मौजूद आर्द्रता को कहते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई इज द मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल माइग्रेंट्स बिलोंग टू इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, यानी महिला प्रवासियों की अधिकांश महिलाएं अंतः राज्यीय प्रवास से संबंधित क्यों है। आवास मतलब होता है क्या कह सकते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ज़्यादातर एक राज्य से दूसरे राज्य तक आने वाली जो महिलाएं हैं वो फीमेल्स ही क्यों होती है, ठीक है। वो लोग फीमेल्स ही क्यों होते हैं, तो फीमेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो शादी हो जाती है ना, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड्स के साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माइग्रेट करती हैं, इसीलिए वो फीमेल्स ज़्यादातर उसमें होती हैं। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि मेनली कोज्ड बाय मैरिज, और हिंदी वाले लिख देंगे कि शादी की वजह से या फिर उनकी जो है विवाह जल्दी हो जाता है, इस वजह से उनका जो है ज़्यादातर ये अंतर्राज्यीय प्रवास से संबंधित होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन किया गया है जिसमें आपको बताना है कि केरल में लिंग अनुपात अनुकूल क्यों है। वहाँ पर जो कह सकते हैं हम रेशो, लिंग का रेशो जो है वो वहाँ पर अनुकूल क्यों है, सही स्थिति में क्यों है। तो आप लिखेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं एजुकेटेड होते हैं, और एजुकेटेड होने के बाद जब कोई बंदा शिक्षित हो जाता है, शिक्षित होने के बाद उनके बीच में ऐसा नहीं रहता कि मतलब लड़के और लड़की में भेदभाव वो लोग करते हैं। तो भेदभाव नहीं रहेगा तो लिंग अनुपात अपने आप ठीक होगा, है ना। तो रेशो अपने आप ठीक हो जाता है। तो आप लिखेंगे कि वहाँ के लोग पीपल आर एजुकेटेड एंड एज अ रिजल्ट देयर इज नॉट मच डिस्टिंक्शन बिटवीन अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड। ओके, तो आप इस टाइप से आंसर करेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का है। क्या क्वेश्चन आपसे किया गया है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है, यानी मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय में जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक रेंज है, उसके बारे में बताना है। तो आप आंसर इसका किस टाइप से लिखेंगे, पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा। इसके आपको 4 फीचर्स बताने हैं। फीचर्स में सबसे पहले आप ये बताएंगे शिवालिक श्रेणी होती क्या है। तो जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की उसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और ये कम से कम आप लिख सकते हैं इसके साथ साथ कि ये 10 से 15 किलोमीटर तक फैली हुई है, इतनी चौड़ी है। इसके अलावा ये 900 मीटर से 1100 मीटर तक की इसकी हाइट है। इस टाइप से आप 4 फीचर्स लिख देंगे, 2 नंबर
नंबर आपके पक्के। उसके बाद 6th क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 2 प्रायोरिटीज़ ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1987। ठीक है, 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति क्या थी? तो इनकी 2 प्रमुखताओं को आपको बताना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 प्रमुखताएं बतानी, एक प्रमुखता के लिए 1 नंबर, दूसरे के लिए 2 नंबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इनको बता देंगे। इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिग्रेशन एंड एग्रेशन, यानी निम्नीकरण और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है, ये हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। निम्नीकरण, निम्न का मतलब होता है जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा निम्न मतलब छोटे स्तर पर चली जाए, और अब अधिवृद्धि यानी बढ़ जाए। ठीक है, तो वही चीज़ आपको इसमें बतानी है। अब खुद भी आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी बच्चे को अगर हिंदी से भी है, उसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में पढ़ के कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और कोई इंग्लिश वाला बच्चा है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो वो हिंदी में पढ़ सकता है। वो हिंदी में देख लीजिए कि भाई क्या क्वेश्चन में किया गया है, उस हिसाब से आप इससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आइएगा, पर लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ग्रेस मार्किंग होगी एज यू ऑल नो, तो आपको मिलेंगे इसके काफ़ी अच्छे नंबर। अगर आप मतलब पासिंग मार्क्स तक आपके बन जाएंगे अगर हर क्वेश्चन का आप आंसर करके आते हैं। तो इसमें हमारे 24 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलता जाएगा, है ना। चाहे आपने उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आता हो, अगर 1-1 नंबर मिलेगा, 24 नंबर वैसे ही बन जाएंगे आपके, राइट। और ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे ने, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर अटैम्प्ट करनी है, अटैम्प्ट करने के भी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ये बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन, यानी धान की कृषि के लिए आवश्यक जलवायु दशाओं का हमें स्पष्ट करना है। तो धान की कृषि कैसी होती है और कैसे किस जलवायु में वो होती है, ये हमें इसमें बताना था। 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी स्थलीय पारितंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। स्थलीय, जो स्थल का पारितंत्र है, ठीक है, उसकी हमें 4 विशेषता बतानी है। तो स्थल का पारितंत्र, और ये ध्यान रखिए आपका 4 नंबर का है, तो बिल्कुल आपको ये नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है तो वो आप लिख देंगे। उसके बाद 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन यानी 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, यानी भौतिक भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं को बताना है। 4 नंबर आपके पक्के। ओके, नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन, हाउ डू ओशियनिक करंट्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, यानी इसमें हमें बताना है कि महासागरीय धाराएं किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके आपको उदाहरण भी देने हैं। 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, यानी भारत में बाढ़ों के आने के का कारण, बाढ़ क्यों आती है इंडिया में इतनी ज़्यादा, वो हमें इसमें बताना है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और 4 नंबर आपको किस चीज़ के मिलेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर कारण बताएंगे, बाढ़ आने के कारण, वहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद आप 2 मतलब कि 2 या 2-3 उदाहरण अगर दे देंगे तो वहाँ से आपको 2 नंबर, तो 2 नंबर ऐसे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको कारण बताने हैं। उसके बाद 14th क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 6 मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 6 विधियों का वर्णन करना है। तो मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरोजन, जब सॉइल जो है अपने आप नीचे गिरने लग जाए, है ना, वो ख़त्म होने लग जाए, तो वो सॉइल इरोजन होता है। तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो। उसके बाद 15th क्वेश्चन है आपका, भारत में पेट्रोलियम के महत्व और वितरण का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आप इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व बताएंगे, और 4 नंबर आपको मिलेंगे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, कैसे ये वितरण होता है। तो 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे आपके। एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिजीय तापमान के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारकों को हमें स्पष्ट करना है। 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, है ना।
उसके बाद ये पेपर बहुत ज़्यादा इतना नहीं हार्ड आने वाला है ना इसका पेपर। आप बस अपनी पूरी तैयारी इस चैनल से कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसकी क्लासेस आने वाली हैं और वो आपसे मिस ना हो। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ आप अपना जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आपका 17th क्वेश्चन है, वाई इज सॉइल कंजर्वेशन एसेंशियल, यानी मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर मृदा नहीं होगी हमारे लिए तो क्या हम खेती वगैरह कर पाएंगे, तो इसके लिए इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेन यानी 4 मेथड्स अडॉप्टेड इन इंडिया टू कंजर्व सॉइल, यानी कोइन से ऐसे 4 उदाहरण आपको देने हैं जिससे कि इंडिया में मृदा संरक्षण किया जाता है। 2 नंबर आपको मिलेंगे मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है ये बताने के लिए, और 4 नंबर आपको फिर मिलेंगे क्यों, क्या मतलब क्या तरीके अपनाए गए हैं लोगों के द्वारा इंडिया में इसका संरक्षण करने के लिए, उसके 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंशन यानी 6 टाइप्स ऑफ सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस अलोंग विद एग्जांपल्स, कार्य के अनुसार हमें नगरों के किन्हीं 6 प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख देना है। 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं कौन कौन से ऐसे नगर हैं, ठीक है। उसके बाद आप उदाहरण देते हैं तो उसके 3 नंबर, 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आपका 19वां क्वेश्चन है, द 4 जियोग्राफिकल फीचर्स आर मार्क्ड बाय ABCD ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई दिस फीचर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स इन योर आंसर बुक। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, इस टाइप से आपको दिया हुआ है आउटलाइन मैप, ये पूरे वर्ल्ड का आउटलाइन मैप है, ठीक है। तो आपको ये जो मैप दिया हुआ है इसमें कुछ ABCD करके पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको दिखाना है, जैसे आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट्स पर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपकी मदद करने के लिए दिए हुए हैं। जैसे वॉल्केनिक माउंटेन, तो वॉल्केनिक माउंटेन ए पार्ट में आप देख लीजिए कहाँ पर कौन सा ए पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ए पार्ट में आप देखकर बताइए कि वॉल्केनिक माउंटेन यहाँ पर कौन सा है, आपको वो लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा भाई 19 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यही आंसर में से मतलब कोई एक टिक लगाना है, शायद ऐसा होगा, या फिर इसी को लिखना है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो मैप दिया हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है कि इस मैप में वॉल्केनिक माउंटेन ए पार्ट में कौन से वाला दिया हुआ है, तो आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पार्ट में आपको प्लेट्यू दिया हुआ है, ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं, डेजर्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको उनमें से छांट के लिखने हैं। मैं हिंदी वालों को भी ऐसे ही समझा देती हूँ। जैसे आपको यहीं पे ये सेम मैप दिया हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत आपको बताना है कि ए पार्ट में ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, पठार कौन से हैं बी पार्ट में, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर पठार की वहाँ पे बात हो रही है इस वाले मैप में, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। आई समझ में आ गया हो। उसके बाद 20th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है आपको, इंडिया के मैप के साथ ही दिया हुआ है। 4 नंबर आपको वर्ल्ड के मैप के मिल जाएंगे और 4 नंबर आपको इंडिया के मैप के, अगर आप इसको इस तरीके से सही से करते हो, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे जम्मू कश्मीर है उसमें आपको ए पार्ट में बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी पर यहाँ पर जो है टिक लगाया गया है। ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ऐसे लाइन करी हुई है, मतलब ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो यहाँ पर है, तो उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ आपको सारे पॉइंट्स करने हैं। यहाँ पर बात आती है आपके सेक्शन बी की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन बी जो है आपका, सेक्शन बी और आपको ऑप्शन 1 ये मिलेगा, और नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन 2 है, तो ये ऑप्शन 2 है, ठीक है। आपको या तो ये करना है या फिर जो ऊपर दिया हुआ है वो करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ऑप्शन 1 ये है सेक्शन बी का, और ऑप्शन 2 हमने नीचे देख लिया। आप ये करिए या फिर वो करिए, ठीक है। दोनों नहीं करने हैं आपको, इनमें से कोई एक करना है। तो ये है लोकल एरिया प्लानिंग यानी स्थानीय क्षेत्र नियोजन के बारे में। राइट 4 प्लानिंग लेवल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, 4 नियोजन स्तरों का कालानुक्रमिक क्रम में निम्न से उच्च स्तर में हमें लिखना है। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ मैप्स इन लोकल एरिया प्लानिंग, स्थानीय क्षेत्र नियोजन में मानचित्र के उपयोग की व्याख्या करनी है, 2 नंबर यहाँ से।
करेंगे। 23वां क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 4 प्रिकॉशंस नीड टू बी ऑब्जर्व टू ओवरकम डिफिकल्टीज वाइल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी एकत्रित करते समय कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए बरती जाने वाली आवश्यक किन्हीं 4 सावधानियों का हमें वर्णन करना है। तो यहाँ से आपके 4 नंबर बनेंगे, 4 सावधानियां आप बता देंगे। ठीक है। 24th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स ऑफ स्लम इम्प्रूवमेंट एज सजेस्टेड अंडर स्लम एरिया डेवलपमेंट इन डिफरेंट सिटीज़, यानी मलिन बस्ती क्षेत्र विकास के अंतर्गत विभिन्न शहरों में मलिन बस्ती सुधार हेतु सुझाए गए किन्हीं 4 उपायों की हमें व्याख्या करनी है। तो 4 उपाय आप बताएंगे, 4 नंबर यहाँ पे आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका सेकंड ऑप्शन है, अगर आप इसको करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वो ऑप्शन करिए। आपको आंसर शीट पे लिखना पड़ेगा कि मैंने ऑप्शन ए वाला किया हुआ है या फिर ऑप्शन 1 वाला या ऑप्शन 2 वाला। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। और हिंदी वाले बच्चे विकल्प 1 या विकल्प 2 में से करने वाले हैं। तो ये था आपका पूरा पेपर, जो कि इस तरीके का आपका आने वाला है ज्योग्राफी का। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया है कंप्लीट पेपर पैटर्न, किस टाइप का आपका पेपर आएगा। कुछ इतना हार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, और साथ साथ हम भी आपकी पूरी मदद करवाते रहेंगे, कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं NIOS में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में क्लियरली आ गया हो। समझ आया है, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं या नहीं कि मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूं, ये मुझे कमेंट करके प्लीज़ लिखिएगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।